सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। डिस्कस करते हैं आज के और कल के भी टॉपिक्स हैं, दोनों वी आर गोइंग टू डिस्कस। 10th और 11th के हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और साथ में जो माइंड मैप्स हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड। एक तो पिनाका रॉकेट है, एक टॉपिक है प्रॉब्लम से रिलेटेड इसको कह सकते हैं। फिर एमपॉक्स आउटब्रेक है, तो ये थोड़े से एमपॉक्स के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्या कॉज एंड है, बट इसमें एक टर्म है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्लूटेन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है साइंस का। नेट बोरिंग सीलिंग, दिस इज अबाउट फिजिकल फेडरलिज्म और ये पॉलिटी के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। विंड एनर्जी इन तमिलनाडु, सर विंड एनर्जी कंटेक्स्ट में जीएस पेपर 3 में ऐसा जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसके कंटेक्स्ट में प्रश्न बने हैं। क्यूबा में अर्थक्वेक क्यों आया है, क्योंकि अर्थक्वेक वहाँ पे आया है, तो वी विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड द ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी एस्पेक्ट। ज्योग्राफी का टॉपिक है कैटरपिलर फंगस कैन स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, तो ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है। प्रीलिम्स का टॉपिक है, कल के पेपर से कैटरपिलर फंगस। फिर एक मोटोरिक कॉग्निटिव रिस्क सिंड्रोम बनता है, प्रीलिम्स का टॉपिक है। सोमा वेशुअस वॉल्केनो है, प्रीलिम्स का टॉपिक है। जेन फॉर्मेशन है, तो ये भी प्रीलिम्स ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये भी प्रीलिम्स है। रीअसॉर्टमेंट वायरस प्रीलिम्स का है। कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, ये टॉपिक जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के अंदर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके आप लोगों को गो थ्रू होना है और जैसा मैंने आपको कहा कि काफ़ी हेल्पफुल भी है, इसको ध्यान रखना है। ये सारे टॉपिक्स अगेन यू हैव टू डू ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आज का देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। आर्टिकल 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस फॉर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी फॉर इंडियन स्टेट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एग्जामिन करना, आज हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिकल 293 क्या है और हाउ इट इज लिंक्ड विद द व्हाट बेसिकली इज अ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें ये एक एक करके वी विल डिस्कस। और कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने आंसर को सेंड करें। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के रिलेटेड मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा और कोर्स आज 1 बजे जो है वो लॉन्च हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट कोर्स होगा, ऐसे का कोर्स है, उसमें जो लोग हिस्सा हैं यू कैन गिव योर फीडबैक। काफ़ी मेहनत करके चीज़ें चल रही हैं और मंडे है तो आज आपका जो 7th ऐसे 6th या 7th जो ऐसे है 7th ऐसे आई थिंक है वो अपलोड हो जाएगा और आप अपने आंसर को भी वैल्यूएट करें। लाइव क्लास अभी कंडक्ट हुई थी जिससे हम लोगों ने फ्रेमवर्क कैसे ऐसे का डेवलप करें उस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्ट्रीमलाइन तरीके से चलेंगी चीज़ें। ये टेस्ट 6 आज मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे हो चुका है और टेस्ट सीरीज़ में आपका 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लेंगे। इसमें 1000+ पेजेस में स्टडी मटेरियल भी दूंगा। अगर आपको है कि मुझे प्रीलिम्स का करंट अफेयर रिलेटेड, प्रीलिम्स का करंट अफेयर से जो एमसीक्यू फॉर्मेट में कंटेंट है वो आपको पढ़ना है 1.5-2 साल का, तो वो मैं आपको दूंगा, आप पढ़ लेना। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वीक में थोड़ा भी टाइम आप निकालते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो 50% आपका इसमें ऑफ है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, दे आर ऑल द क्वेश्चन आर बीइंग कवर्ड। फिर उसके बाद ये प्रहार बैच है, प्रहार बैच चल ही रहा है। लाइव क्लास आज 9:30 बजे 9:15 पर शेड्यूल्ड है। 9:15 PM को आपकी जो लाइव क्लास है इस कोर्स की वो आपकी शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ज्वाइन करने के लिए saurabhpande.upsc.com और वेबसाइट पे आप जा सकते हो, या फिर कोई क्वेरी है तो आपको नंबर मैंने दे रखा है, या ऑल कोर्सेज में क्लिक करना है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ARC का ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स भी आपका लाइव है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रांस इवेल्युएटिंग इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो 1 मिनट, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट यहाँ पे। आई होप क्लैरिटी है, एक बार जस्ट लेट अस नो, क्लैरिटी आप लोग को होगी। ठीक है, तो जस्ट लेट अस नो। तो लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस इवेल्युएटिंग इंडियाज पिनाका रॉकेट सिस्टम फॉर इट्स यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे पिनाका के बारे में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये यू कैन सी हियर, ये इमेज आपको दिख रही होगी। तो इट्स मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, लॉन्ग रेंज है, इसका लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज है। तुरंत इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, वो ट्रक में है, इस टाइप से है, पूरा तुरंत डिप्लॉय करके और जो अटैक है वो हो सकता है। फ्रांस और अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट आया है एंड मिलिट्री प्रोक्योरमेंट जो है, पोटेंशियल मिलिट्री प्रोक्योरमेंट है की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट तक हम रीच करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एमपॉक्स की बात किया जाए तो एक टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट इज़ क्लेड IA। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि क्लेड क्या है, जो एक वेरिएंट कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसकी मीनिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा जो इसकी मीनिंग है वो आपको इसका पता होना चाहिए। 1 मिनट, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेज आपका क्लैरिटी नहीं है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये थोड़ा सा,
आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है एम पॉक्स की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल पॉक्स 1980 में आपका इरेडिकेट हो गया था, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1980। एंड फिर इसके बाद एम पॉक्स का भी काफ़ी समय से जो एक तरीके से सर्विलियंस है वो चल रहा है। WHO ने एम पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 22-23 में डिक्लेयर भी किया था। सर्विलियंस ऑनगोइंग हो रहा है। अमेरिकन नेशंस, अफ्रीकन जो देश है वहाँ पे इसके वैक्सीनेशन की बात भी की जा रही है। नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। स्ट्रेन्स का मतलब देखो, क्योंकि वायरस है, और जो ये वायरस है बेसिकली वी टॉक अबाउट दिस वायरस, तो ये वायरस बेसिकली इफ़ यू विल फाइंड दीज वायरस बेसिकली ये एक तरीके से जो है अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, अपने आप को बदलते रहता है। तो इसके अलग अलग स्ट्रेन्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लेड 1 मोर सीवियर, क्लेड 2 विथ सब क्लेड LALB IAAB, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ एमपॉक्स की बात करें तो ये मोर सीवियर, मतलब क्लेड 1 की अगर बात किया जाए तो ये वेरिएंट है। तो आपको याद रखना है कि अभी क्लेड 1 मतलब क्लेड शब्द न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है, तो यू नीड टू नो कि ठीक है इट टॉक्स अबाउट द वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ वायरस। सो यहाँ पे एमपॉक्स क्लेड IA की बात की गई है। तो ये अर्लीस्ट नोन वेरिएंट है एमपॉक्स वायरस का, पहली बार 1970 में आइडेंटिफाई किया गया था। बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करता है। वायरस ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमंस में। एनिमल से ह्यूमन जो होता है उसे जूनोटिक शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि दे बेसिकली ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। सो उनके लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ जूनोसिस, ये शब्द हम यूज़ करते हैं। तो ये लोकलाइज्ड स्प्रेड है। इन्फेक्शंस जो हैं अगर देखा जाए तो इसका लोकलाइज्ड इन्फेक्शन लाइक स्पेसिफिक फैमिली से कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी है। और ये क्लेड IA जो वायरस है ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट आपका हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टर्म आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकता है, यस इट कैन बी, लाइक इट जो ट्रांसमिशन है वो आपका हो सकता है। RNA वायरस इवोल्यूशन की बात करें तो म्यूटेशन जो है ये लाइक इट ऑकर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल उसके रेप्लिकेशन के कंटेक्स्ट में है, म्यूटेशंस ऑकर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उसके रेप्लिकेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि पॉलीमरेस एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब बदलाव, जैसे जो भी आपका DNA जीन्स है उसमें सर्टन बदलाव आपका होता है। RNA और DNA वायरसेस की बात करें तो RNA वायरस जैसे HIV है वो म्यूटेट करता मोर रैपिडली, HIV है ना, तो ये तेज़ी से है। RNA वायरसेस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो DNA वायरस है दे आर नॉट दैट स्टेबल्स। RNA वायरस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। तो ये RNA वायरस में म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, DNA बेस्ड वायरस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। कमेंट सेक्शन में बताओ कोरोना वायरस जो है वो कौन टाइप ऑफ वायरस है। अब इसमें जो पॉक्स वायरस की बात अगर की, कुछ DNA वायरस है इंक्लूडिंग पॉक्स वायरसेस हैव मैकेनिज्म टू रिड्यूस म्यूटेशन रेट। कुछ ऐसे जैसे जो पॉक्स वायरसेस हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे वायरसेस की अगर हम बात करें तो उनमें जैसे जो पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, एम पॉक्स, ये DNA बेस्ड वायरसेस जितने भी होते हैं वो उन वायरसेस के अंदर एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें वो देखते हैं कि कुछ बदलाव ना हो, और इस वजह से क्योंकि बदलाव ना हो इस चीज़ को चेक करते रहते हैं वायरसेस, क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है। इस वजह से क्या है कि जो चांसेस हैं म्यूटेशन के वो रिड्यूस आपके होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो म्यूटेशन वो बेनिफिशियल आपके हो सकते हैं, म्यूटेशंस कैन बी बेनिफिशियल भी हो सकता है। क्लेड IA ऑफ एमपॉक्स वायरस की बात करें, वंस लिमिटेड टू एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर बात किया जाए तो ये जो है अभी फ़िलहाल एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बट ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड जो है वो आपका हो सकता है म्यूटेशन की वजह से। अब इसमें आपको ये समझना है कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो प्रश्न है इसमें मान लो आपसे पूछा जा सकता है क्लेड न्यूज़ में था क्या है, या आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लेड, ऐसा कुछ प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा डायग्राम इस पे देख लेना। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, APOBEC ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। अगर आपसे पूछे कि APOBEC है, एक प्रकार की प्रोटीन है, और इसकी वजह से क्या है कि जब DNA में रेप्लिकेशन मतलब एक DNA दूसरे DNA में रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मतलब फोटोकॉपी बन रही है, मतलब एक से दूसरे में वो बन रहा है, सेम एक DNA दूसरा जो रेप्लिकेट अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें ये जो APOBEC है ये सर्टेन चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है वायरल DNA के अंदर। मैकेनिज्म की बात करें तो APOBEC जो प्रोटीन है ये सिस्टोसाइन जो है उसको थाइमिन में कन्वर्ट करता है इन वायरल DNA। अब देखो इतना टेक्निकल तो नहीं जाएंगे, बट आपको ये देखना है कि APOBEC रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन एमपॉक्स वायरल DNA इज लार्जली ड्यू टू APOBEC एक्टिविटी रादर देन वायरल पॉलीमरेज
एरर्स। तो यहाँ पे आपको ये लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो म्यूटेशंस है, इंक्रीज इन म्यूटेशन इन एमपॉक्स वायरल डीएनए के पीछे अगर रीज़न देखा जाए तो ये APOBEC की वजह से है रादर देन पॉलीमरेस एरर्स। अब इसमें समझना, पॉलीमरेस एक प्रकार का एंजाइम है, APOBE भी एक प्रकार का प्रोटीन है, बट जब म्यूटेशन या बदलाव एमपॉक्स वायरस के अंदर आ रहा तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो बेसिकली कौन है, वो APOBEC, ये प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको एकदम ज्ञान इसका होना चाहिए। तो क्लेड आईए ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ट्रांसमिशन आपका होता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन फैसिलिटेट कौन करेगा, APOBEC जो है वो आपका म्यूटेशन को फैसिलिटेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूटेन की बात अगर किया जाए, ग्लूटेन एनिमेटर ऑफ द डो, मतलब ये ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन जो है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोटीन, जो सीरियल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, बार्ले, व्हीट, राई है, उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन से ये फॉर्म होता है। वाटर और इस सब में अगर जब मिक्स किया जाता है तो टू मेन प्रोटीन है जो ग्लूटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्लेडिन्स होता है और एक ग्लूटेनिन्स होता है, जो कि एक तरीके से बहुत चिपचिपा सा जो एक मेस टाइप क्रिएट करता है, जैसा आटा और इन सबको आप करोगे तो एक चिपचिपा का पानी मिलाओगे तो चिपचिपा सा बनता है। तो इसके लिए ये दो प्रोटीन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ग्लूटेन जो है ये एक तरीके से अलाउ करता है, जिसकी वजह से जो डो है, जो आटा का वो बनता है, वो आपका राइस करता है, और जो उसको आप च्यू करो ऐसा टेक्सचर उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डो है उसके लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल इस पर्पस के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसमें जो ग्लूटेन है ये एलर्जिक रिएक्शंस, कई इंडिविजुअल देखोगे उनके शरीर में ग्लूटेन जो है वो मतलब एक्ट जब शरीर पर जाता है तो जो शरीर है वो एक तरीके से उसका इम्यून सिस्टम अजीब सा बिहेव करता है, तो वो सही नहीं माना जाता, एक एलर्जिक रिएक्शंस भी होता है। और इसमें एक कोएलियाक डिजीज़ भी होता है, ये लगभग 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जो कि बड़ा नंबर है भारत जैसे देश के लिए। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है टू ग्लूटेन, जिससे इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने प्रोटीन पर अटैक करने लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है कोएलिएक जो डिजीज़ है वो क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने शरीर के ओन प्रोटीन पे अटैक करता है, और जो एलर्जिक रिएक्शंस है एक तरीके से मान लो ग्लूटेन है उसके प्रति एक एलर्जिक रिएक्शन है, इस बीमारी में देखने को मिलता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लड टेस्ट और बहुत जेनेटिक टेस्टिंग और इसके बेसिस पे जाना जाता है कि हाँ ऐसा जो बीमारी है वो हो सकती है। फिर कुछ भी चीज़ें हैं फिर उसकी जानकारी होती है कि ठीक है ये दिक्कत है, तो उस हिसाब से सर्टन कदम जो है वो आपके उठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट एंड सेंटर फैक्टर्स आर नेट बोरिंग सेलिंग। अब इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में कुछ आपको एक हाईलाइट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से मतलब जो हम लोग डिस्कस करेंगे यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ आपके पास स्टेट है। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर है और दूसरी तरफ आपका स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर की अगर आप बात करोगे, यू टॉक अबाउट द सेंटर, देन यू कैन टॉक अबाउट द स्टेट। तो एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ स्टेट। तो सेंटर से ही जो पैसा है वो आपका प्रोवाइड होता है। जैसे मान लो सेंटर के द्वारा ग्रांट प्रोवाइड कर देना, या आर्टिकल्स मैंने इसके बारे में बता रखा है। दूसरा सेंटर के द्वारा सर्टेन जैसे जो फाइनेंस कमीशन है उसने कुछ बोला है, तो एक जो डिविजिबल पूल होता है उसमें जो जैसे जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे और पैसा जो है वो सर्टन अलॉट किया जाता है, जो है वो अलॉट किया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को अलॉट किया जाता है। तो उसमें क्राइटेरियाज होते हैं, उसको जरूर से याद करना, क्योंकि फिजिकल फेडरलिज्म में बहुत सारी चीज़ें कंसिडर किए जाते हैं। उसमें बहुत सारा टर्म्स भी मेंशन्स हैं, फॉरेस्ट एरिया कितना है, पॉपुलेशन है, इनकम डिस्टेंस क्या है, बहुत सारे ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस बेसिस पे पैसा एलोकेट किया जाता है। तो सेंटर से स्टेट्स को पैसा दिया जाता है, ग्रांट के रूप में भी दे सकते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करना या फाइनेंस। तीसरा ये भी है कि मान लो कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो क्या स्टेट लोन जो है वो ले सकता है, लोन ले सकता है। तो इसमें सर्टन लिमिटेशंस हैं। मान लो कि सेंटर है मतलब केंद्र जो है अगर वो लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब उसमें वही है कि आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें सारा पैसा है, तो उसका कितना उस बेसिस में आप लोन ले सकते हो आउटर मार्केट और इन सब से। बट स्टेट्स के लिए बहुत सारी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं विद इन क्या देश के अंदर अपने स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बेसिस पे क्या लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, तो लिया जा सकता है। और यही चीज़ आर्टिकल 293 बताता है।
अब इसमें कितना पैसा लिया जा सकता है, क्या लिमिटेशन है, वो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। अब जो रिश्ता है, फाइनेंशियल रिश्ता है सेंटर स्टेट के बीच में, उसी को हम एक प्रकार से फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। और ये कितना ऑटोनॉमी है, ये सब मेंटेन करना भी मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो नेट बोरोइंग सीलिंग की बात की गई कि आप कितना ले सकते हो। तो यहाँ पे सीलिंग शब्द का मतलब क्या हुआ कि कितना लिया जा सकता है, कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो नेट बोरोइंग जो सीलिंग 2023 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट को 3% जो है, जो प्रोजेक्टेड स्टेट की जीडीपी है उतना रखा है, केरला है ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे, तो स्कोप ऑफ एनबीसी की बात करें तो एनबीसी अप्लाइज टू ऑल बोरोइंग मेथड्स, ठीक है। जितना भी है एनबीसी की, अगर एनबीसी की बात करें तो ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग है, तो जितने भी बोरोइंग मेथड्स हैं उस पर ये अप्लाई होता है, जिसमें ओपन मार्केट लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, या फिर लाइबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी तरीके से, ये टर्म आपको याद रखना है कि जो बोरोइंग है उसमें जो लिमिटेशंस हैं वो सभी पे अप्लाई होता है। नेट बोरोइंग सीलिंग की अगर बात की गई कि 3% जो प्रोजेक्ट स्टेट की जीडीपी उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ये आपका पूरा सब में अप्लाई होगा, जिसमें ओपन मार्केट लोन्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन्स है, लाइबिलिटी है फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। फिर स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें सर्टेन बोरोइंग है बाय स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में, जिससे कि ये ना हो टू प्रिवेंट सरकमवेंशन ऑफ द बोरोइंग कैप। तो सीलिंग ऑल्सो इंक्लूड कुछ जो बोरोइंग है स्टेट ओन, जो स्टेट के द्वारा बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं मतलब कंपनी जो स्टेट ओन्ड है उनके। फिर जो स्टेट फाइनेंस का देखो इम्पैक्ट क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि लोन में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं स्टेट्स के, खासतौर से केरला जैसे डेवलप्ड स्टेट में, तो उनके भी कई दिक्कत होती है कि कहाँ वो एक्सपेंडिचर जो है कैसे वो मीट करेंगे, अपने डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मीट करेंगे। और इससे कई प्रकार के डिस्प्यूट सेंटर स्टेट के बीच में देखने को जो है वो मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 12 जो संविधान का है वो इट टॉक्स अबाउट द बोरोइंग पावर, सेंट्रल स्टेट्स के बोरोइंग पावर की बात करता है। चैप्टर 2 जो पार्ट 12, तो प्रीलिम्स के तहत है। आर्टिकल 292 है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकता है अब बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके कंटेक्स्ट में, उसके बेसिस पे जो है आर्टिकल 292 के तहत बोरो कर सकता है कि ठीक है इनके पास इतना पैसा तो इतना बोरो कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 293 के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है बोरो कर सकता है विद इन इंडिया, और वो सिक्योर्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर, और सर्टेन जो स्टेट के लेजिस्लेचर उस बेसिस पे या पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर उस बेसिस में। लोन की कंडीशन क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंडीशंस लोन्स में डाल सकता है जो लोन ग्रांट किया जाता है स्टेट में, और इसमें जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है फॉर स्टेट्स विद आउटस्टैंडिंग लोन गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टेन लोन मान लो सेंटर से स्टेट को अगर दिया जाएगा तो उसमें सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो एग्री की जाती है, उसी बेसिस में पैसा जो है वो आपका दिया जाता है, या फिर अगर लोन ग्रांट किया जा रहा है स्टेट में उस पर भी सर्टेन कंडीशंस इंपोज की जा सकती है। तो ये थोड़ा कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्टिकल 293 जो है, जो कि सेक्शन 163 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपका आया है, तो इसमें भी सर्टेन जो पहले के टाइम पे हिस्टोरिकल बोरिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि वो उस समय का है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय का है, तो सर्टेन जो उस समय की प्रैक्टिसेस है कहा जाता है कि उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें सर्टेन चेंजेस होने चाहिए। अब इसमें बोरोविंग की जो स्क्रूटनी है तो उस पर डिबेट भी हुई, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिबेट हुई तो उसमें भी कंसर्न रेज किया गया कि अगर बोरोविंग बहुत ज़्यादा होगी तो उसके अपने एक इम्प्लीकेशंस होगा। मान लो आप उधारी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप इंडिविजुअल लेवल भी बहुत उधारी ले रहे हो तो उसका अपना इम्प्लीकेशंस होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है रिगार्डिंग अनरीजनेबल डिले इन लोन कंसेंट, ये वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये भी एक बात कही गई है कि जैसे मान लो कई सारे ऐसे डिले हो जाते हैं जो लोन है ना, तो लाइक अनरीजनेबल डिले इन लोन कंसेंट, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कशन या कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद नई सरकार बन गई और ये सारी चीज़ें हैं। फिर की एस्पेक्ट ऑफ द FRBM एक्ट की बात करें तो इसमें चीज़ें हैं कि आप कितना ले सकते हो, ये सब FRBM जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि हर चीज़, जैसे 2003 में एक्ट आया था और इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो देखो क्या होता है, देखो आप लोग ब्यूरोक्रेट इस चीज़ को समझो कि गवर्नमेंट जैसे अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब इसमें आप इसको कंक्लूड मत कर देना कि सर आप इसकी बात करो, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस होगा उस बेसिस में आप उसको कंक्लूड कर दोगे। लेकिन आज के समय में आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, एक चाहे आप XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लो, एक टेंडेंसी है चीज़ों को लेके कि आपको हम ये फ्री दे देंगे, आपको हम वो फ्री दे देंगे, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो देखो एक वेलफेयर नेचर एक तरीके से अलग है। वेलफेयर नेचर
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर्टन वेलफेयर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। बट क्या होता है कि एक जस्ट फॉर अ वोट अट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें जब ऐसा फ्री आप देते हो तो वो आप कैसे उस फाइनेंशियल नीड को पूरा करोगे, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस फाइनेंशियल नीड को पूरा कर रहे हो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज फिर कई सारे इश्यूज़ हैं। जैसे आप पंजाब में, कई ने बताया आप कितना है, आप अगर पंजाब से हो तो बताना, तो उसमें ये है कि कैटेगरी वाइज है कि ये जनरल कैटेगरी का है तो इनको ये रियायत नहीं है, ये कैटेगरी के हैं तो इनको ये रियायत नहीं है, वो कैटेगरी का उनको वो रियायत है। इस टाइप का डिवीज़न सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ये मतलब जैसे बिजली के बिल के कंटेक्स्ट में, तो ये चीज़ें क्या बहुत एक तरीके से चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ फ्री दे रहे हो तो उसमें किस तरीके से उसके फाइनेंशियल नीड को पूरा करोगे ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखना चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल डिसिप्लिन है, और जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है कि आप कमाई 100 रुपये कर रहे हो, खर्चा 500 कर रहे हो, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है बहुत, कैसे मीट करोगे। तो यहाँ फिजिकल डेफिसिट मतलब आपका कितनी कमाई है कितना खर्चा है, इसमें कमाई में आप जो उधारी लोगे वो काउंट नहीं होगा। तो फिजिकल डेफिसिट रेशियो जो है 3% ऑफ द जीडीपी फॉर सेंटर है, एक देखा जाए। एफआरबीएम एक्ट 2018 में कहा गया कि जो फिजिकल डेफिसिट जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 3% ऑफ द जीडीपी, और टोटल डेट जो उधारी होना चाहिए शुड रिमेन बिलो 60% ऑफ जीडीपी। अगर आपकी जीडीपी 100 रुपये है तो 60 रुपये से ज़्यादा उधारी नहीं होनी चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल डेफिसिट को 4.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025-2026 तक लेना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 293 इस चीज़ को एग्जामिन भी कर रही है, और कई सारे लेवल पे कहा गया कि जो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी होना चाहिए स्टेट लेवल पे, क्योंकि उनको इतना तंत्र रन करना है तो हर चीज़ के लिए सेंटर पर निर्भर करेंगे, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो सेंटर का जो रेगुलेशन है, सेंट्रल फिजिकल रेगुलेशंस हैं, ये कई सारे मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहा, फिजिकल मतलब जो भी आपके खर्चे उनको रैशनलाइज करना, सही तरीके से खर्चा करना, ये सब फिजिकल कंसोलिडेशन के अंदर आता है। तो इसमें जो आरबीआई कुछ कदम उठाएगा तो उसमें भी जो सेंटर का जो कदम है, मतलब केंद्र का जो कदम है अपने रेगुलेशन फिजिकल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलेशन है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे रिविजिट करना आर्टिकल 293 है ना, जिस तरीके से आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें बदल रही हैं, और है ना जो कि मेनली ये जो आर्टिकल 293 जुड़ा हुआ है सेक्शन 163 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कई चीज़ें हैं कि जिसमें अभी जब हमने कंडीशंस को देखा कि जब बोरोइंग लिमिट है तो उसमें हर एक तरीके की बोरोइंग, हर चीज़ जो है इस पर इंक्लूडेड है, और स्टेट किस तरीके से अपने नीड को पूरा करता है दैट हैज़ टू बी सीन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर इसमें आर्टिकल 293 को स्ट्रेंथन करना, यहाँ पे कहा गया कि जो आर्टिकल 293 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको टू बेटर मैनेज स्टेट, जो भी सेंटर का फाइनेंशियल रिलेशन है उसको मेंटेन करना, क्योंकि अगर मान लो पैसों की कमी तो स्टेट के पास पावर हो कि हम उधारी जो है वो ले सकते हैं, और जैसे मान लो फाइनेंस कमीशन, ऐसे ही सिमिलर एक कमीशन का गठन करना, वो चीज़ इस चीज़ को देखे बोरोइंग के कंटेक्स्ट में। फिर उसके बाद बोरोइंग की गाइडलाइंस पूरा प्रॉपर मेंटेन रखना, सेंटर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 293 सब क्लॉज 4, जिससे एक फिजिकल बैलेंस और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे। कोऑपरेटिव मतलब सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेट करें, डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना, और कंसल्टेटिव जो अप्रोच है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मान लो कि कुछ भी हम बोरोइंग से रिलेटेड कुछ चीज़ इम्पोज करते हैं, सीलिंग लगाते हैं, तो उसमें ये देखना पड़ना कि स्टेट के कंसेंट को लेना, और जिससे कि कोऑपरेशन सेंटर स्टेट के बीच में बना रहे और ट्रस्ट जो है बना जाए। देखो ये सब चीज़ें बहुत ही, देखो सिंपल सी बात है, सेंटर स्टेट में कोई भी XYZ बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल आस्पेक्ट, इट्स जस्ट अबाउट कि किस टाइप से मान लो पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर में है, कौन स्टेट में। अगर सेम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी कोई इशू नहीं आता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सेंटर स्टेट में होंगे तो दुनिया भर के इश्यूज आएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर वो अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने वाली बात आ जाती है, बट मैनेज करना ये बहुत मैटर करता है जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पावर में। तो यहाँ पे ये देखना है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट अगर आप बोरोइंग का है तो उसको इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली आपको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट जो है वो अपने जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसको मेंटेन करे, इसके लिए ज़रूरी है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड डू नॉट हिंडर देयर फिजिकल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। तो कुल मिला के जो आर्थिक लेवल के ऑटोनॉमी स्टेट्स की उसको रेस्पेक्ट करना मैटर करता है। ठीक है, तो जो लोग प्रहार बैच का हिस्सा है मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस टाइप का माइंड मैप मिलेगा हर टॉपिक के बीच में। ऑल्दो ये जो है इसका PDF मैं आपको दूंगा, बट इसमें माइंड मैप नहीं होगा। करंट अफेयर्स का जो प्रहार बैच है उसमें ये माइंड मैप मिलेगा आपको। ठीक है, ये रहेगा, और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं दैट विल ऑल्सो बी देयर। आकलन प्लस आज 1 बजे लॉन्च हो जाएगा, 1 या 2 बजे के बीच में आपका एक कोर्स आ जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 25-26 के लिए होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसमें पूरा आंसर राइटिंग रहेगा। ठीक है, तो इसमें लगभग आपके 200 आंसर इवेल्युएशन इनका होगा।
सब वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे GS 1, 2, 3 और 4 के लिए। उसके बाद 5 ऐसे होंगे। तो आप समझो 200 आंसर आपकी इवेल्युएट होंगे। आप मानो कि अगर देखोगे तो लगभग, क्योंकि साल भर ये कोर्स पूरा रहेगा, 1 ईयर रहेगा, 2 ईयर प्रोग्राम आएगा, तो मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि आप 2 ईयर्स तक इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे। बट अभी 1 ईयर के लिए है। 11 नवंबर मतलब आज ये लॉन्च हो जाएगा 2 बजे तक, ठीक है। इसका रियल प्राइस है 9,999 है। 50% डिस्काउंट रहेगा 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो प्राइस 4,999 रहेगा। अब इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हाँ आकलन सीरीज़ जो पहले लॉन्च हुई थी, अगर वो आप हिस्सा रहोगे, अगर आपका हिस्सा है और अगर सपोज करो कुछ चीज़ें उसमें रही हैं, तो उसमें आपको एक स्पेशल भी वो आप मुझे नंबर पे मैसेज करना, तो सर्टेन स्पेशल चीज़ें आपके लिए रहेंगी। मतलब वो जो सर्टेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा। आपका डेटा चेक होगा, कितने क्वेश्चंस आपने सबमिट किए थे, कितने चेक हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट है, क्योंकि इसी से पूरा इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स रहेंगे। आप समझना 200+ आंसर्स आपकी इवेल्युएशन होंगे। कहीं कोई कमी है आप मुझे बात कर सकते हो, रीच कर सकते हो। और डिस्कशन अभी ऐसे का देखो बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको 50 ऐसे करवा रहा हूँ, अल्टीमेट तरीके से चल रहा है। अभी लाइव क्लास कंडक्ट की थी, उसमें पूरा फ्रेमवर्क ऐसे का कैसे लिखता, एक डिटेल डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट 5 ऐसे में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और एक राइटिंग हैबिट है, अगर इस 100 में से 150 क्वेश्चन भी लिख लोगे, आपको बहुत अच्छा आपका आंसर राइटिंग स्किल हो जाएगा। आंसर का पूरा प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, फीडबैक मिलेगा। कोई है क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। गाइडलाइंस होंगी, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी जो आपको फॉलो करनी है, और इसमें सब कुछ डिफाइंड है। तो मैंने इसमें नंबर आपको बता दिया है कि 200 आंसर का इवेल्युएशन होगा, 10 फुल लेंथ मेन टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। 200 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स, इथिक्स की केस स्टडीज सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। 1 ईयर प्रोग्राम होगा, लॉन्चिंग आज होगा, और इसका फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ आपका रहेगा। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा स्टूडेंट देखो नहीं ले सकता हूँ, ये मैं बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ। और इसमें जो लॉजिस्टिक के हिसाब से प्राइस है, तो इसका प्राइस बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करना कि सर 800 कर दो, 900 कर दो, ऐसे कर दो, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म 1 ईयर के लिए रहेगा। आंसर की इवेल्युएशन और इस सब के लिए भी कुछ कार्य किया गया है कि आप अपलोड कर सको। अब आप देखोगे आप ऐसे अपलोड कर पाते हो, ईजिली इवेल्युएट हो जाता है। कई बार पिछली बार बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी, तो ये इस बार कुछ भी नहीं है, हर चीज़ है, ठीक है। पिछली बार जो है आप देखोगे काफ़ी समय तक हम लोगों ने 3-4 महीने पूरा आंसर राइटिंग किया था, बट वो जस्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस में, प्राइस भी 899 ऐसे करके रखा था। तो मतलब 800-900 रुपये ऐसे कुछ प्राइस था, ठीक है। तो वो 3 महीने मैंने आंसर राइटिंग भी कराई थी, बट उसमें कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सर 4 साल कराओ, तो देखो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल है। ये प्राइसिंग ये है, 50% डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें हैं मेरी तरफ से। आकलन प्लस है, अगर आंसर इवेल्युएशन और ये सब चीज़ें हैं हिंदी इंग्लिश में, ये आप ज़रूर से जुड़ो, आपको मेंस के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। लिंक आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, sauravpandeyupsc.com में ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके मिल जाएगा, या आप नंबर मैंने आपको बता रखा है जो उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आकलन सीरीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विंड एनर्जी जनरेशन के ऊपर ये टॉपिक है, और अब क्वेश्चंस के लेवल को आपको देखना, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आज ही क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसमें जो ये टेस्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसका पूरा पूरा आपको शेड्यूल रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। चलो तमिल विंड एनर्जी की बात की जा रही है, तो तमिलनाडु विंड एनर्जी में बहुत आगे भी है, तो इसमें कई पॉलिसीज़ भी हैं जैसे तमिलनाडु की, जिससे कि जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स उनके एक्सटेंशन की बात की जाए, तो विंड एनर्जी जनरेटर है वो उस पॉलिसी को अपोज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटर प्रमोशन होना चाहिए विंड एनर्जी जनरेशन के लिए। टोटल पोटेंशियल इसका लगभग 1163 गीगावाट के आसपास है। इंस्टॉल कैपेसिटी की देखा जाए तो 4th ग्लोबली है विंड एनर्जी की, और इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी अभी करने की स्कोप भी है। 6.5% टोटल विंड जो पोटेंशियल उसको यूटिलाइज़ किया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जो है इस ये लगभग 93.37% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। टरबाइन की एजिंग भी हो रही है ना, तो न्यू टरबाइन से रिप्लेस करना, जैसे विंड टरबाइन को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। कई जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना, जो उनकी ब्लेड्स और ये सब होते हैं, गियर बॉक्स और ये सब, और इसकी जो ओल्डर टरबाइन उनको मेंटेन करना, सेफ्टी मेजर्स देखना। फिर उसके बाद जो नई पॉलिसी है वो विंड जनरेशन को इम्प्रूव करना चाहती है, और रीपावरिंग पोटेंशियल है एस्टिमेटेड 25.4 गीगावाट जो है। अगर
लाइक है ना, तो एस्टिमेटेड एट 25.4 गीगावाट इफ टर्बाइंस अंडर 2 मेगावाट्स आर कंसिडर। अगर इनको कंसिडर किया जाता है तो जो पोटेंशियल है विंड जनरेशन की वो बढ़ सकती है। तमिलनाडु जो है वो लगभग 25 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी है, विंड पावर है बाय 2030, उसको जनरेट करने की बात कर रहा है। व्हाट डज रिपावरिंग एंड रिफर्बिशिंग एंटेल इन विंड एनर्जी? तो रिपावरिंग रिफर इसका मतलब क्या होता है कि आप ओल्ड टर्बाइन को रिप्लेस करो नए से और एफिशिएंट और बनाओ, और रिफर्बिशिंग का मतलब है जो एग्जिस्टिंग टर्बाइन है उसको आप अपग्रेड कर रहे हो। तो ये टर्म्स आप याद रखना कि अभी इसमें जो पॉलिसी है इट इज़ रिलेटेड विथ रिपावरिंग एंड रिफर्बिशिंग। तो रिपावरिंग का मतलब आप ओल्डर टर्बाइन को रिप्लेस कर रहे हो, और रिफर्बिशिंग का मतलब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग है। तो बहुत सारी जो टर्बाइंस हैं इंस्टॉल्ड की गई 1980s के, वो आउटडेटेड है, तो उनको जरूरी या तो रिफर्बिश करो या रिपावर करने की ज़रूरत है। अब इसमें कई लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत है नए टर्बाइंस के लिए, उसका अपना चैलेंजेस है। जो टर्बाइंस है दे हैव इवॉल्व, तो जैसे पहले के टाइम पे आपने इंस्टॉल किया, अब आज के समय में ज़्यादा बेटर है ना, तो मतलब एफिशिएंट भी हैं। जैसे अब सोलर पैनल्स भी देखोगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छी क्वालिटी के आ गए, तो वो कंपनीज ये भी सोचते हैं कि यार ठीक है इसको रिप्लेस ही कर लेते हैं, रिपावर कर लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड की बात किया जाए तो यहाँ पे अपग्रेड टू इवैक्यूएशंस एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप मतलब जैसे मान लो कहीं बनाए हो, फिर वो स्टोर करना एनर्जी को, फिर उसको ट्रांसमिट करना, फिर कस्टमर तक रीच कराना, तो इससे रिलेटेड भी कई प्रकार की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो पॉलिसी रिगार्डिंग बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, कि अगर सपोज करो कि इतने प्रोजेक्ट है तो आसानी से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो आपको रहे। फिर हायर कैपेसिटी टर्बाइंस को की बात किया जाए, उस पर रीच करना है, तो जिससे कि सिग्निफिकेंटली बूस्ट एनर्जी आउटपुट, ओवरऑल जो एनर्जी आउटपुट है वो आपका बढ़े। उसके बाद इन्हांस्ड एफिशिएंसी, नई जो टेक्नोलॉजी है वो ओवरऑल एनर्जी जनरेशन को इंप्रूव कर सकता है एनहांस्ड एफिशिएंसी, न्यूअर टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव ओवरऑल एनर्जी जनरेशन। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, नई जो टर्बाइंस आएंगी वो बेटर है, बेटर टेक्नोलॉजीज है, तो अपने आप वो सब इंप्रूवमेंट होगा। फाइनेंशियल जो फ्रेमवर्क है रिपावरिंग का, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसको इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। देखो तमिलनाडु के स्पेसिफिक हमें कोई पॉइंट्स नहीं रखना, ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पॉलिसी को इंप्रूव करना, फाइनेंशियल वायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इसके पे फोकस करना है। विंड एनर्जी की बात करें तो उस पर टेक्नोलॉजी को कैसे और जो है लेकर आया जा सकता है, जो लोकल कंसर्न है लैंड यूज से रिलेटेड उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रहार बैच का जो हिस्सा है, जो करंट अफेयर का बैच चल रहा है सौरभ पांडे CSE ऐप में, जब आप जुड़ोगे तो हर टॉपिक पे आपको इस टाइप से माइंड मैप मिलेगा। बाकी सारा PDF आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा sauravpandeyupsc.com या टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, क्यूबा के अंदर अर्थक्वेक आया है बड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मैं रीज़न बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उसमें ये सब चीज़ें आप याद रखो। क्यूबा आपका ये लोकेटेड है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक तरफ आपका कैरेबियन प्लेट है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब दो प्लेट्स जब मिलती हैं और उसके आसपास कोई जगह होती है तो वहाँ अर्थक्वेक के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोनावे माइक्रो प्लेट्स हैं, और यहाँ पे एनरिक्यूलो प्लेटिनियन गार्डन फॉल्ट भी है। फॉल्ट का मतलब है कि एक प्लेट उसमें टूटा हुआ है, वो वाल्टन फॉल्ट जोन लोकेटेड है, ओरिएंटल फॉल्ट जोन लोकेटेड है। तो क्यूबा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फैक्टर्स हैं वहाँ अर्थक्वेक के लिए, एक तो फॉल्ट है, इन फॉल्ट के नाम याद कर लो, और प्लेट्स हैं और उनके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ये देख लेना, कोई कराया नहीं होगा, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि UPSC ऐसी टॉपिक्स तक रीच करती है। कैटरपिलर फंगस की बात की गई तो कैटरपिलर फंगस जो है ये क्या है, ये कैंसर सेल्स के ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक कॉर्डीसैपिन है, ये एक प्रकार का केमिकल है जो प्रोड्यूस किया जाता है कैटरपिलर फंगस के द्वारा, और ये जो है ये मतलब मान लो कैंसर में क्या होता है, सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल्स का। तो सेल्स का जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है ना, सेल्स की अगर हम बात करें, उसका जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है उसको रोकने के लिए, उसको है ना, तो सेल्स की अगर हम बात करते हैं और सेल्स का अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है तो वो कैंसर में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज़ पर थोड़ा सा स्टडी आपकी चल रही है। सो कॉर्डीसैपिन जो है ये कन्वर्ट होता है कॉर्डीसैपिन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि कैंसर सेल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये टर्म्स थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर ही काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो आपकी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक ये टॉपिक प्रीलिम्स का है, दैट इज मोटोरिक कॉग्निटिव रिस्क सिंड्रोम क्या होता है। तो यहाँ पे मोटोरिक कॉग्निटिव रिस्क सिंड्रोम की अगर बात किया जाए तो है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रिस्क सिंड्रोम,
तो यहाँ पे देखो ये कहा गया है कि जो ओल्डर इंडिविजुअल है डे टाइम स्लीपीनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो उनमें कई स्पेसिफिक सिंड्रोम्स बीमारी देखने को मिल सकती है, और इसमें कई चीज़ें हो सकती है, स्लो वॉकिंग स्पीड हो सकती है, मेमोरी इशू हो सकता है, और ऐसी कंडीशन को मोटरिक कॉग्निटिव रिस्क सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो दिन में बहुत नींद आती है तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल इस सिंड्रोम से अगर वो ग्रसित हैं तो उन्हें कई इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं मूवमेंट में या भूलने की आदत। तो इसको हम इनके लिए मोटरिक कॉग्निटिव रिस्क सिंड्रोम शब्द जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोमा वेशुवियस वॉल्केनो की बात की गई है, तो ये इरप्ट हुआ था 79 सी, बहुत पहले की बात है, और ये कहाँ लोकेटेड है? सदर्न इटली के अंदर है। अब इसमें कई सारे, मतलब ये इतना भयंकर वॉल्केनिक इरप्शन था जिसकी वजह से एक जगह थी जिसे पोम्पियाई कहते हैं हम, रोमन टाउन था, वो पूरे तरीके से उसमें बरीड हो गया था, मतलब इतना इरप्शन हुआ कि पूरा उसमें फिर लोग बचे नहीं। उसके बाद एंशंट डीएनए मतलब जो भी फॉसिल्स मिलता है उससे डीएनए निकाल के जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कई चीज़ें उसमें फिर अभी आई। तो यहाँ पे नई फाइंडिंग्स भी की गई, जो वहाँ पे जैसे एडल्ट मेल में गोल्डन ब्रेसलेट देखने को मिला, और फिर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी किया गया बेस्ड ऑन मॉडर्न डीएनए एविडेंसेस के बेसिस पे, और कुछ सर्टेन चीज़ों को स्टडी करके, क्योंकि ये बहुत पुराना है, 79 सी, बहुत पहले समय की बात है। तो इसमें जो विक्टिम्स हैं, जो पहले जिनके रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया था वो इनकरेक्ट था, ये सारी बातें इसमें हैं। बट आपको बस ये देखना है कि सोमा वेसुवियस वॉल्केनो जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो क्या है। नॉट वॉल्केनिज्म, तो यहाँ पे जियन फॉर्मेशन की बात किया जा रहा है। ये डिस्कवर किया गया था 1990 के अंदर, और इसमें फॉसिल्स बहुत सारी स्पीसीज़ का प्रिजर्व था, जिसमें डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट सब इंक्लूडेड है। अब इसमें जो फॉसिल आपका है ये जो है, इसमें जो जियन फॉर्मेशन है इसमें क्या है कि लाइक इट इंक्लूड्स कंप्लीट रिमेन्स विथ इंटरनल ऑर्गन, फेदर, स्केल, फर एंड स्टमक कंटेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये टर्म है जीसियन फॉर्मेशन, इसमें जो फॉसिल मिलता है उसमें जो चीज़ें वो पूरी रहती हैं। नॉर्मल फॉसिल्स जो रिमेन्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होगी, इसमें सब रहेगा, जैसे कंप्लीट रिमेन्स विद इंटरनल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, फेदर, स्केल, फर, स्टमक कंटेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं जीसियन फॉर्मेशन। ये एक प्रकार का फॉसिल फाइंड्स हैं जो कि हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फॉसिल्स आपके हैं तो इसमें कहा गया कि सडन ब्यूरियल ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और जैसे पोम्पियाई के अंदर AD 79 के अंदर, तो उसमें हो सकता है कि एकदम से सब बरीड हो जाएं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, और जो कंडीशंस क्रिएट हो उसमें सर्टेन चीज़ें जो है वो कंप्लीट इंटरनल ऑर्गन, फेदर, स्केल, फर, स्टमक कंटेंट प्रेजेंट हो, जिसे जैसियन फॉर्मेशन हम कहते हैं, वो आपका प्रेजेंट हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसियन डिपॉजिट हैव बीन इनफॉर्मली रिफर टू एज चाइनीज पोम्पियाई ड्यू टू देयर रिमार्केबल प्रिजर्वेशन। जिस तरीके से ये पोम्पियाई करके जो इटली का एक टाउन था वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और जिस तरीके से ये रहा, तो कहा गया कि ये भी इक्वलेंट है वाइसियन या अजेसियन जो फॉर्मेशन है उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द एक फुल प्रिजर्व फॉसिल से ये आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसमें आप कह सकते हो कि इसमें कई सारे जो इवेंट्स होने उन्होंने कई ऑक्सीजन फ्री पॉकेट्स क्रिएट होंगे, इससे चीज़ें प्रिजर्व रहेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिएक्शंस कई सारे होते हैं, और बैक्टीरिया और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रिमेन्स उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जेसियन फॉर्मेशन इस जो है, ये जो फॉर्मेशन है ये रिमार्केबल प्रिजर्व फॉसिल्स के लिए जाना जाता है ना। ये बेसिकली इट इज़ ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं टीबी एलिमिनेशन टारगेट की बात की गई। तो WHO एंड टीबी स्ट्रेटजी है, तो कंट्रीज मस्ट रिड्यूस टीबी डेथ बाय 75%। तो कमेंट सेक्शन में बताओ टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो टीबी का जो इंसिडेंस है वो 50% से रिड्यूस हुआ बाय 2025, हमें और भी रिड्यूस करना है, इसके हमें गोल पूरा करने। तो इंडिया जो है वो 2025 के टारगेट को मिस कर सकता है टीबी डेथ और इंसिडेंस अगर देखा जाए। ओनली 24% रिडक्शन हुआ है डेथ में, 18% जो है अभी भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम 2015 से 2013 में ये डेटा है। इंडिया में टीबी इंसिडेंस रेट जो है 239 पर 1 लाख है, काफ़ी है। मोर्टालिटी रेट भी लगभग 28 पर 1 लाख है बाय 2023। अब फेलियर, इंडिया डिड नॉट मीट द 2020 माइलस्टोन्स ऑफ 35% रिडक्शन इन डेथ एंड 20% रिडक्शन इन इंसिडेंट। तो यहाँ पे इंडिया जो है जो टारगेट 2020 माइलस्टोन है 35% रिडक्शन का डेथ में और 20% रिडक्शन इन इंसिडेंस, अचीविंग ओनली 24% एंड 18% रिडक्शन। मतलब इस टारगेट को हमें मीट करना है, चाहे वो डेथ से रिलेटेड हो या इंसिडेंस से रिलेटेड हो। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है टीबी एलिमिनेशन का, उसका भी एम क्या है कि टीबी इंसिडेंस को रेट जो 77% है और डेथ जो 6 पर 1 लाख है बाय 2026 को अचीव किया जाए, बट ये मीट नहीं हुआ है। अब इसमें जो आप कह सकते हो कि
जो क्लेम है, और देखो ये आप इस चीज़ को नहीं लिख सकते हो कि पीआईबी जो बोल रहा है वो गलत है, इस टाइप का चीज़ नहीं लिखना है, बट एक थॉट प्रोसेस है ये ध्यान में रखना है। तो फ्यूचर चैलेंज है, इंडिया को रिड्यूस करना है टीबी डेथ टू 7 पर 1 लाख एंड इंसिडेंस जो है 118.5 पर 1 लाख बाय 2025, जिससे कि WHO को टारगेट को मीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं H5N1 रीअसॉर्टमेंट। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, रीअसॉर्टमेंट वायरस क्या होता है। तो रीअसॉर्टमेंट वायरस क्या है, जो जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कई सारे जो, जैसे मान लो आपके शरीर है, उस शरीर में कई वायरसेस प्रेजेंट है, अब वो अपने जो मतलब उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाए, मिल जाए और नया जेनेटिक मटेरियल बन जाए, और फिर वो जो वायरस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो आपके शरीर को इन्फेक्ट करे। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो है ना, तो इसको हम बोलते हैं रीअसॉर्टमेंट ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा बन सकता है GS1 के अंदर खास तौर से। तो एक तो देखो लो फर्टिलिटी रेट है, जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में लो फर्टिलिटी रेट है देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा भी है कि इंसेंटिव प्रोवाइड करना फैमिलीज को, ये प्रॉब्लम विश्व में बहुत देखने को मिल भी रही है आज के समय में, है ना। तो आजकल जैसे मान लो पेरेंट्स भी हैं, अब इतना वर्क स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फैमिली ग्रो करने से थोड़ा सा कॉस्ट और ये सब बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो उसमें, और फिर इसमें अब मैन वुमेन दोनों के एम्बिशंस भी बीच में आ जाते हैं, और भी कई फैमिली कॉम्प्लेक्सिटीज़, पर्सनल लेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज़, हेल्थ इश्यूज़, और ये सब चीज़ें, बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से आप कह सकते हो कि अब जो है न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर से भी अब और छोटी फैमिली हो सकती है। अब इसमें उसके बाद भी अब लोग इंडिविजुअल भी बहुत हो गए, आप अब देखोगे नहीं, आपको इस चीज़ को समझना होगा ना। तो ये सब जो बड़े बड़े रियल इस्टेट वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत स्टडी करते हैं, जो ये बिल्डर्स होते हैं ना, जो फ्लैट बनाते हैं, तो उस पर देखा कि पता नहीं, आप भी इस कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब ये जयपुर में भी देखोगे तो आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट का बड़ा कंसेप्ट है। मतलब एक ऐसा छोटा सा रूम, मतलब छोटा सा रूम, उस रूम में मतलब पुराने आदमी को अगर आप बोल दोगे ना, तो वो कहेगा यार ये ऐसे कैसे रह सकते हो, मतलब खुले खुले जिनको आदत है रहने की। हाँ, जहाँ लैंड कम है वो अलग चीज़ है, बट पॉइंट ये आप समझना है कि इंडिविजुअलिज्म इतना बढ़ता जा रहा है कि जो डिमांड है, रहने की जो डिमांड है, पहले लोग बड़ा घर होते हैं, बड़ी फैमिली है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली के लिए 1 BHK 2 BHK ऐसा हो गया, अब छोटे छोटे कोठे टाइप, छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप घर बने, या स्टूडियो अपार्टमेंट बनने जहाँ लोग रह रहे हैं। तो ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो इसलिए देखो, इररेस्पेक्टिव क्या, मेल और जो फीमेल है ना, उनकी एक ये जिम्मेदारी भी है ना, कि वो फैमिली को आगे कैसे लेकर जाते हैं। क्योंकि देखो अगर बच्चे ही नहीं होंगे, फैमिली ही नहीं होगी, तो फिर ना देश आगे बढ़ सकता है, ना कोई आगे बढ़ सकता है। तो आप भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ के क्या कर लोगे, एक समय तक आप पैसा कमाओगे, इधर उधर थोड़ा एन्जॉयमेंट और ये सब एक समय तक ही अच्छा लगेगा, बाकी चीज़ें जो फैमिली के साथ, जो फैमिली है उसके साथ चीज़ें मैटर करती हैं। बड़े बड़े जैसे आप एलन मस्क का देख लो, उसके कितने सारे चिल्ड्रंस हैं, मतलब इतने नहीं करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। रोनाल्डो देख लो, बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, बस जस्ट टू हाईलाइट कि वो आप चॉइस अपनी है सारी चीज़ें, लेकिन ये सब पॉइंट्स देशों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। आप जापान का देख लो, साउथ कोरिया को देख लो, तो ये जो जनरेशन है, उस जनरेशन में ये चीज़ें कैसे हम डालें, सोचने वाली बात है। ठीक है, इस पर कोई अपना व्यू पॉइंट जरूर से देना। तो यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है सदर्न स्टेट्स में, नदर्न स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे भी देखने हैं। तो उसके बाद फर्टिलिटी रेट की देखो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में वो कम है, तो ये रटना नहीं है, बट ये देखने वाली बात है। एजिंग जो पॉपुलेशन है ये इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंसेस, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होगा। वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन, ये भी प्रपोज्ड मेजर जिससे कि टू इंक्रीज फर्टिलिटी रेट में निगेटिवली इम्पैक्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क। अब यही चीज़ तो है, एक तरफ आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी देखना है, एम्बिशंस भी देखना है, एम्पावरमेंट भी देखना है, दूसरी तरफ ये चीज़ भी देखना है, तो इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब ये बैलेंस वाली बात है। अब जैसे आप वर्किंग कल्चर ऐसा बना दो, जैसे जो वुमेन हैं मान लो काम कर रही हैं, तो उनको वर्किंग कल्चर आप दो ना, जैसे मैटर्निटी बेनिफिट्स हैं तो उसमें आप इंसेंटिव्स डालो, चीज़ों को देखो, बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब समय आता है जो 1-1.5 साल का समय, उसमें आप सरकार इंसेंटिव दे ऑर्गेनाइजेशन को कि ठीक है, जो वुमेन काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे, या सर्टेन सैलरी जो पे कर उसका परसेंटेज हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चे का प्रॉपर केयर रहे। क्योंकि देखो कोई रहता है, जैसा मेल फीमेल हैं वो रह रहे हैं साथ में, तो उनकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50 तरह की आज के ज़माने में होती है। इधर उधर की बातें कर लेना तो ठीक है, बट ये भी चीज़ देखनी है। तो सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर वुमेन को ले रही हैं
तो उनको ऐसा इंसेंटिव्स और सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो कि जब भी वो मैटरनिटी कंडीशंस में जा रही हैं तो उसमें उनको ऐसा कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो या इकोनॉमिक बर्डन उनको फेस ना करना पड़े, या उन्हें इनसिक्योरिटी ना हो कि यार मेरी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो एक एक तरीके से एक बैलेंस चीज़ों के प्रति हो सकता है, क्योंकि आप दोनों चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो रिसोर्स एलोकेशंस भी कंसर्न आपका रहता है कि सेंट्रल रिसोर्सेज प्रॉपर प्रोवाइड हों तो चीज़ें और स्टेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अनइक्वल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फेडरल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखो जहाँ जितनी पॉपुलेशन है पैसा उनके पास ज़्यादा आ जाएगा। फिर जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, पॉपुलेशन के बेसिस से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, फिर उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल ज़्यादा होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन कम उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। ये सब पॉलिटिकल भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे है ना, तो हायर बर्थ रेट के प्रमोट करने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद वर्क फैमिली पॉलिसीज़ को लेकर आना, वर्क फ्रॉम होम वाला भी है बट उल्टा ही हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा ही काम लोगों से कराया जाता है, जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला या आप लोग भी अपने आसपास देखोगे तो। पेड पेरेंटल लीव है, एक्सेसिबल चाइल्ड केयर है, ये सब देखना है। वुमेन के इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस, फर्टिलिटी रेट, ये सब चीज़ें देखना है, बहुत मैटर करता है। स्टेट्स विथ बेटर जेंडर इक्विटी टेंड्स टू मेंटेन सस्टेनेबल फर्टिलिटी रेट, है ना। तो यहाँ पे जिस स्टेट्स में आप कह सकते हो जेंडर इक्विटी है, बेटर है, वो फर्टिलिटी रेट बनी हुई है, वुमेंस जो है लाइकली टू हैव चिल्ड्रंस व्हेन दे रिटेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो जरूरी भी बन जाता है आजकल। आप देखो कि मेल और ह्यूमन में इतने तरीके से इश्यूज़ आ रहे हैं, आप समझो बात को। और सब यूटोपियन बातें तो होती ही रहती हैं। आप देखो कई लोग जा रहे, मान लो हस्बैंड वाइफ गए, वाइफ कुछ काम नहीं कर रही, मान लो ऐसी सिचुएशन है, अब कुछ उनके बीच में दिक्कत हो जाए। अब आजकल डाइवोर्स रेट तो कितना हाई हो चुका है ना, आपको खुद अवेयरनेस है। और फिर वो अगर वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, अगर वो कमा नहीं रही, तो वो वुमेन का क्या होगा? आप सोचो ना इस चीज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आज के समय में ऐसा नहीं रहा। जैसे आप खुद देखो, अपने घर में देखो, पहले के बुजुर्ग और वो सब थे, वो बहुत जिम्मेदारी लेते थे। मतलब अगर घर में कोई नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं है, तो वो एक अपनी जिम्मेदारी की जो भी उनके पास रिसोर्सेस, उस बेसिस पर मदद करने के लिए तैयार है। अब जॉइंट फैमिली टूटी, न्यूक्लियर फैमिली आई, न्यूक्लियर फैमिली में भी अब इशूज़ और चीज़ें हो रही हैं, इंडिविजुअल चीज़ें हो रही हैं। आप समझो इस साइकिल को, समझो थोड़ा सा। मैं बता दूंगा इस पर, मुझे आपके व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में चाहिए। पहले देखो एक स्थिति थी कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली हुई, न्यूक्लियर फैमिली टूट के अब क्या हो रही है कि आपस में ही बीच में टूट हो रहा है। अब इसके बीच में भी अब जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी आप समझो कि अब उनको डाउट है। आप अमेरिका में देखो, है ना, उसमें रहेगा कि अब लोगों को डाउट है अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्यों? जैसे चलो किसी को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता है, वो तो ठीक है, लेकिन डाउट है। अब वो एक डाउट कैटेगरी वाला भी चीज़ें आ गई हैं। मैंने अभी रीड किया है कि ऐसा भी होता है, जैसे मान लो हिज स्लैश हर, ऐसा बोलते हैं, बोले दे आर नॉट अवेयर कि वो हिज हैं, ये हर हैं, और अभी डाउट चल रहा है। तो कई रिपोर्ट्स कहती हैं, बोलो इसमें भी बहुत तगड़े तरीके से हार्मोन से रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, सर्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो मतलब पहले आपने जॉइंट फैमिली को तोड़ा, न्यूक्लियर फैमिली बने, तो जो बिजनेस आप जॉइंट फैमिली में जितना आ रहा था, न्यूक्लियर फैमिली में उससे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर उसके बाद दो इंडिविजुअल हैं, उसमें डिवीजन हुआ। फिर अब इंडिविजुअल में भी सेल्फ डाउट हो गया कि तुम इंडिविजुअल में भी तुम भाई हिज हो कि हर हो, कि तुम ये हो कि वो हो, तो उसमें भी एक कैटेगरी ऑफ जो है बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, मतलब इसको डेप्थ में सोचना पड़ेगा। आप इमोशनल वे में सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे। तो ये चीज़ मतलब है ना कि वही इंसानों को कैसे कैसे डिवाइड करके सेल्फ डाउट क्रिएट करते 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 आप एक पॉकेट और एक कंज्यूमर बनते चले जाओ, कि कंजम्पशन आपका इंडिविजुअल लेवल पर बढ़ता जाए और बिजनेस चीज़ें चलती रहें। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन अचीव करे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में जो स्थिति है उस कंसिडरेशन में देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेंट कॉम्प्लिकेट पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज दे आर काउंटेड टू देयर होम स्टेट्स। तो यहाँ पे देखना है कि अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा से कहा है कि खासतौर से जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा, है ना, कि आप कहीं भी अपना शादी करो, कुछ भी करो, ठीक है, मैं मतलब ये मत समझना कि कोई मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बट ये चीज़ देखना कि कभी भी अपने डिसीजन मेकिंग करो ना, आप वेल एजुकेटेड हो, आप इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, तो आपका एक माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट होगा। तो जो भी अपना चूज़ करो तो उसमें ना मेटलिस्टिक एस्पेक्ट इग्नोर करना, कि भाई कोई होता नहीं कि यार ये इससे शादी हम कर रहे हैं, इनके इतने घर हैं, इतनी बंगले हैं, इतने ये हैं वो है, इसको सेकेंडरी रखना कभी भी। मतलब फैमिली प्रेशर बना सकती है, मान लो आपका नहीं कंसंट्रेशन है, फैमिली प्रेशर बना सकती, इसको सेकेंडरी रखो, इसको कोई मतलब नहीं। आप देखो कि कोई भी फैमिली है, जैसे घर है, घर पे कभी विजिट किया, देखा किताबें कितनी हैं, पढ़ाई ले, क्योंकि वो उससे उनका मोरल ग्रोथ डिसाइड हो सकता है।
तो अगर आप उस चीज़ को देखोगे ना, ऐसे अगर आपको फैमिली कोई मिली जहाँ पे मोरल ग्रोथ बेटर है, मेटलिस्टिक ग्रोथ एक लिमिटेड है बट मोरल ग्रोथ है, क्योंकि ऐसे जो होगा उसमें एक आपको वैल्यूज़ भी मिलेंगी, आपको पीस ऑफ माइंड भी होगा, चीज़ें आगे आप बढ़ सकते हो, अपने गोल के प्रति काम कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मतलब अब उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, मैं इस पर तो अभी लेक्चर नहीं दे सकता आपको, लेकिन इन चीज़ों को देखना जरूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि अभी समझो कि मान लो आप कर रहे हो, सडनली कुछ ऐसे इश्यूज इंडिविजुअल लेवल पे आपको फेस करने पड़ जाएं, फिर पूरी लाइफ में आप सोचो कितने टेंशन्स क्रिएट होते हैं, स्टीरियोटाइप और बहुत सारे थॉट प्रोसेस सोसाइटी में ऑलरेडी मौजूद है ना। तो ये चीज़ें हैं, मेल पे भी ये चीज़ लागू होती है, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, तो ये कंसिडरेशन जरूर से देखना चाहिए। एज डिपेंडेंसी जो रेशियो है वो भी देखा जाए, बढ़ती जा रही धीरे धीरे, ये भी बढ़ती जा रही, तो ये भी चैलेंज है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 1000 प्लस प्रीलिम्स आपको पेजेस नोट्स भी मिलेंगे, 50% ऑफ है आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर, जो है 6 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 30 टेस्ट है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है। जैसे अभी जो छठा टेस्ट है इसमें मैंने स्टडी मटेरियल और ज्योग्राफी आपको, मतलब स्टडी मटेरियल में आपको अपलोड कर रहा हूँ, प्लस ज्योग्राफी इसमें आपको रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट मंडे 9:30 बजे होगा, प्लीज़ इसको फॉलो करते रहना, जो जो चीज़ें बताऊँ सब्जेक्ट और मतलब स्टैटिक और वो लेकर चलेंगे, और लास्ट के 10 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये स्टडी मटेरियल प्लीज़ मिस मत करना, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ो, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9999 पे आपको ये अवेलेबल होगा, मोर देन 1000 पेजेस के नोट्स रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल अभी तक अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है। इस पर स्पेशल ऑफर चल भी रहा है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, आपको स्पेशल ऑफर की जानकारी मिल जाएगी। आकलन जो है प्लस लॉन्च आज 2 बजे हो जाएगा 2 PM को, और ये आकलन बहुत बहुत अल्टीमेट है, मैंने जानकारी बीच लेक्चर में आपको इसके बारे में दे रखी है, और ये 50% ऑफ रहेगा। मैं आपको फिर कह देता हूँ, 1 ईयर तक रहेगा, 1 साल तक आपके आंसर इवेल्युएशन 200 आंसर्स इवेलुएट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1 2 3 4 और 5 ऐसे होंगे। कहीं से भी प्राइस कंपेयर कर लेना, इवेलुएशन मैं खुद करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, एक लिमिट लेवल पे, है ना, ज़्यादा नहीं कि अब ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि कॉपीज़ खुद मेरे द्वारा इवेलुएट होगी, मेरी राइटिंग आपको उस पर दिखेगी, ठीक है, आप देख लेना, उसमें आपको मेरी राइटिंग दिखेगी, आप पहचान जाओगे, तो वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर लिखो। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाली, उसके बाद ये चीज़ें की गई हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabh-pandey-upsc.com में ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज़ इथिक्स का कोर्स ऐसे है, सोसाइटी साइबर सिक्योरिटी वाले भी हैं। सौरभ पांडे CSE आप जरूर से डाउनलोड करो, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। वो जो माइंड मैप्स स्पेशल वाले हैं, प्रहार बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। क्वेश्चन देख लो, आर्टिकल 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस फॉर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी फॉर इंडियन स्टेट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एग्जामिन करना है। तो ये है, आप अपने आंसर सेंड कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।